Hello students, welcome to Suntech Engineering Solutions. This video is also recorded in Hindi, so don't worry if you don't understand Hindi or Urdu, you can just write a comment and we can record another video for you. इस लेक्चर में हम प्रीवियस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और अगर आप रिपोर्ट फॉर्मेटिंग सीखना चाहते हैं, आप कंटेंट राइटिंग सीखना चाहते हैं, आप एक अच्छा कंटेंट राइटर बनना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लाजमी देखेंगे। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं एक केस स्टडी, एक रियल टाइम केस स्टडी हम कैसे बना सकते हैं, उसकी डिफरेंट सेक्शंस हमारे पास क्या होने चाहिए, तो उसके बारे में बात की गई है। इसको हम कंटिन्यू करेंगे मेथोडोलॉजी से। रिसर्च इन्वेस्टिगेशन हमारी क्या है, क्वालिटेटिव अगर अप्रोच हम यूज करते हैं तो हमारी क्वालिटेटिव अप्रोच क्या होगी, सेकेंडरी टाइप डेटा हमारा कौन सा हो सकता है। उसके बाद हम एनालिसिस और असम्पशंस देखते हैं, ऑब्स्टिकल्स देखते हैं। फाइंडिंग चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हम ओवरव्यू करेंगे इसी वीडियो में, तो इसको आप देखना ना भूलिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और इवन अपने ग्रुप्स में शेयर करें, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो सेक्शन को। इस सेक्शन में हम देखते हैं मेथोडोलॉजी में कि हमने जो एनालिसिस निकाली है अभी तक ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेचर रिव्यू। रिसर्च इन्वेस्टिगेशन क्या है? सबसे पहले हमारी रिसर्च इन्वेस्टिगेशन मतलब हमने जो डेटा इकट्ठा किया, इसके लिए इस तरह का डेटा हमने इकट्ठा किया, डिफरेंट रिसर्च कीवर्ड्स हमने यूज़ किए इसके लिए। तो हम ये डिफरेंट कीवर्ड देखते हैं, आर्टिजनल चीज़, मार्केट, इस तरह के वर्ड्स ट्राई करके हम डिफरेंट जर्नल्स फाइंड आउट करते हैं जो आर्टिकल्स 2013 के बाद लिखे गए हैं और सब्जेक्ट एरियाज, कंसर्न सब्जेक्ट एरियाज मतलब मार्केटिंग और बिजनेस वगैरह इससे रिलेटेड, या स्कॉटलैंड आर्टिजनल चीज़, इस तरह के एरियाज से रिलेटेड जो कंसर्न आर्टिकल्स हैं जो इंग्लिश में लिखे गए हैं, और ओपन एक्सेस डॉक्यूमेंट मतलब जो हमारे पास एक्सेसिबल हो। तो इसमें हमने क्वालिटेटिव टाइप स्टडी की है और सेकेंडरी टाइप डेटा हमने लिया है, ठीक है। तो इसमें अच्छा ओपन एक्सेस डॉक्यूमेंट, इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं, जर्नल्स ऐसे होते हैं जो उनको बाय करना पड़ता है, तो उनको हमने नहीं एज्यूम किया। तो क्वालिटेटिव अप्रोच में हमने क्या किया है, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। although it has frequently been used seen as a simple and not very demanding research strategy, it is extremely challenging to use effectively in execution। इसको अप्लाई करना काफ़ी चैलेंजिंग होता है। इस टॉपिक सर्च करने से पहले हमें केस स्टडीज़ जो है वो देखनी पड़ती है, इससे रिलेटेड जितनी भी केस स्टडीज़ होती हैं उनको देखना पड़ता है। दे आर देयर फॉर मोस्टली एम्प्लॉयड फॉर बिल्डिंग थियरीज। ये ज़्यादातर हम थियरीज को डेवलप करने के लिए हम चेक करते हैं। एक्सप्लोरेटरी केस स्टडी, ये एक्सप्लोरेटरी केस स्टडी एक टाइप की केस स्टडी है, जिसमें दूसरी डिस्क्रिप्टिव केस स्टडी है। तो ये दो टाइप्स के स्टडीज़ हमने यूज़ किए हैं इसमें। डिस्क्रिप्टिव केस स्टडीज जो होती हैं उनसे हम फिर आगे सिंटैक्स या जो भी हमारे पास जो डेटा है वो हम उनसे हासिल करते हैं, कैरेक्टराइज करते हैं। तो इन्होंने जो है अपनी केस स्टडी में क्या लिखा, उन्होंने एक्सप्लोरेटरी केस स्टडी जो है उनको एक्सप्लोर किया है और क्वेश्चन बनाए हैं अपनी थेरीज से रिलेटेड। उन क्वेश्चन को बनाते हुए इन्होंने कुछ थेरीज को टेस्ट किया है। यहाँ मैंने डेफिनेशन निकाली है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च is usually conducted when a researcher has just begun an investigation and wishes to understand the topic generally। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होता है कि जब रिसर्चर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है, मतलब अपनी स्टडी स्टार्ट करता है और वो उस टॉपिक को समझने की कोशिश करता है, मतलब जिस तरह की वो लिटरेचर वगैरह स्टडी करता है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एम्स टू डिस्क्राइब और डिफाइन द टॉपिक एट हैंड। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है वो फिर ज़्यादा डिटेल में होती है कि वो कोई भी टॉपिक जो है वो क्लियरली फिर डिफाइन हो जाता है, मतलब वो फिर उसकी आगे जो डिफरेंट सेक्शंस हैं उसको एक्सप्लेन या एक्सप्लोर करता है। फिर यहाँ पे सेकेंडरी टाइप डेटा जो है वो क्या होता है, जो डेटा प्रोवाइड किया गया था सेमी स्ट्रक्चर का डेटा, वो मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ। ये जो डेटा है यहाँ पे इंटरव्यूअर और एंट्री जो है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो इंटरव्यूअर कोई भी रिसर्च बंदा हो सकता है कि जो इससे इस कंपनी से रिलेटेड हो, उससे क्वेश्चन राइज करता है। जैसे इसने यहाँ पे पूछा कि सो एंड्रे व्हाई डू यू मेक चीज़, तो ये एंड्रे फिर उसको आंसर करता है। तो ये सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है, मतलब इसने पहले से कुछ क्वेश्चंस तो खुद से बनाए होंगे और बाज़ क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि वो क्वेश्चन का आंसर उसने बताया होगा एंड्रे ने, फिर उसके बाद उसका एक और क्वेश्चन राइज हुआ होगा उसके माइंड में। जिस तरह यहाँ पे है, फॉर एग्जांपल इंटरव्यू ने पूछा कि कैन यू टेल मी अबाउट द शेल्फ लाइफ्स, तो यहाँ पे इंटरव्यू फिर से पूछता है शेल्फ लाइफ से, व्हाई आर द शेल्फ लाइफ सो शॉर्ट, आरंट लॉट्स ऑफ दोज अदर चीजेस मैच्योर्ड फॉर मंथ्स और ईयर्स। मतलब क्यों इसकी शेल्फ लाइफ इतनी छोटी है, इतनी कम है, तो अदर शेल्फ लाइफ की मैच्योरेशन या उनकी तो काफ़ी ज़्यादा होती है जो मार्केट में अवेलेबल है।
तो ये भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, मतलब इसने आंसर दिया तो उसके माइंड में फिर एक और क्वेश्चन राइज हुआ, तो ये सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू इसको कहते हैं। और इमेजिनरी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब ये है कि एंड्रे वोल्टर से जो डेटा गैदर किया है, तो ये रियल फैक्ट्री नहीं है, ये रियल इंडस्ट्री नहीं है, या ये कोई नियर रियल टाइप चीज़ कंपनी नहीं है, जो ये जस्ट इमेजिनरी कंपनी है। तो इसलिए हमने यहाँ पे कहा कि ये इमेजिनरी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन है। और ये एंड्रे वोल्टर एक कंपनी का ओनर है जिससे ये डेटा लिया गया है। इसमें इंटरव्यूअर पार्टिसिपेंट होता है इंटरव्यू में, तो उससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी पूछ सकता है जो उसके माइंड में आए। तो क्वेश्चंस इन द गिवन सर्वे वर रिलेटेड टू द जियोग्राफिकल बिहेवियर ऑफ बिजनेस, मोड्स ऑफ चीज मेकिंग, कंजम्पशन एंड डिमांड ऑफ चीज, competitive advantages of the company, taste and texture of the cheese, obstacles in selling, shelf life and packaging of cheese, and predicted problems and business growth in England। इसमें इस इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसमें जियोग्राफिकल बिहेवियर के बारे में पूछा गया है, चीज़ मेकिंग के तरीके के बारे में पूछा गया है, कंजम्पशन इसकी कितनी है या कैसी है, या डिमांड इसकी कैसी है, कंपिटिटिव एडवांटेज ऑफ द कंपनी के, यहाँ पे स्कॉटलैंड में जो ये सेल आउट कर रहे हैं तो यहाँ पे इसकी कंपटीशन कैसी है, इसके प्रोडक्ट का टेस्ट और टेक्सचर कैसा है, ऑब्स्टिकल्स इन सेलिंग में इनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, फेस हो रहे हैं, शेल्फ लाइफ इसकी कितनी है और इसकी पैकेजिंग कैसी है, प्रेडिक्टेड प्रॉब्लम्स इन बिजनेस ग्रोथ, इंग्लैंड में प्रेडिक्टेड प्रॉब्लम्स क्या है। ये कह रहे हैं कि इस लाइन में कि हम ये काफ़ी हमारे पास इंफॉर्मेटिव होता अगर इसके जो कंपनी के ओनर के अलावा यहाँ की जो वर्कर्स हैं फुल टाइम या पार्ट टाइम, उनसे भी कुछ इंटरव्यूज़ गैदर किए जाते तो और भी इंफॉर्मेटिव होता। अच्छा, फिर कंटेंट एनालिसिस है। द इंटरव्यू कंटेंट एनालिसिस मतलब है इसकी हमने आगे एनालिसिस कैसे निकाली। The interview type questions were transcribed in order to add value to the statements and identify the common themes from the discussions and further investigate the secondary data using related published articles। अच्छा, तो ये डेटा जो है इसको हमने प्रॉपरली ट्रांसक्रिप्ट करके, मतलब इसको ऑर्डर में करके इसके कॉमन थीम्स हमने निकाले। जिस तरह यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन में बताया कि ये रिलेटेड टर्म्स हैं, शॉर्ट शेल्फ लाइफ, तो ये तकरीबन 3-4 क्वेश्चन एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं। तो इस तरह की हमने रिलेशन निकाली क्वेश्चंस की डिफरेंट, उनको हमने प्रॉपर एक ऑर्डर में करके उसकी हमने इन्वेस्टिगेशन करके उस आर्टिकल्स के साथ लिंक करके उसको हमने फिर आगे इसमें फाइंडिंग्स में लिखा है। काम बहुत मुश्किल होता है, मतलब आसान नहीं होता कि पहले जो डेटा है उसको प्रॉपरली कलेक्ट करना, फिर उसकी एनालिसिस निकालना, फिर उसको ऑर्गेनाइज करना प्रॉपर ऑर्डर में, और फिर इसकी इंटरप्रिटेशन करना या उसको लिखना। इन क्वेश्चन की जो मेन थीम्स हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उसको हमने हाईलाइट किया। मतलब जिस तरह आई थिंक इसमें मैंने हाईलाइट भी किए हैं, या वो दूसरा पेज है उसमें मैंने हाईलाइट किए थे, ये जिस तरह ये है यहाँ पे, तो इसमें तो मैंने नहीं किया, एक और फाइल मेरे पास थी उसमें मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स हाईलाइट किए। तो हाईलाइट करने से ये होता है कि हमारा ईजी होता है, उसकी एनालिसिस हमारे पास ईजी हो जाती है। अच्छा, फिर उसको हमने लिटरेचर के साथ कंपेयर किया और फिर उसके उन रिजल्ट्स को हमने एक्सप्लेन किया ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल ऑब्जर्वेशंस। मतलब हमारी जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन है इस बिजनेस से रिलेटेड या नॉलेज के, या जो हमारे पास इंफॉर्मेशन गैदर हुआ है डिफरेंट जर्नल आर्टिकल से, उनके साथ लिंक करके डिफरेंट हाइपोथेसिस जो है कि हमने प्रॉपर ऑर्डर में बंद करके उनको फिर हमने अप्लाई किया है डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ पे। तो उसकी हमने स्ट्रेटेजिक एनालिसिस निकाली है। एजम्पशंस हमारे पास इसमें क्या क्या है, तो इसमें काफ़ी सारे एजम्पशंस भी हमने लिए हैं। कुछ एजम्पशंस खुद से भी लेने पड़ते हैं, कुछ एजम्पशंस हमने मतलब उसकी अपनी एनालिसिस निकालने के लिए भी कुछ एजम्पशंस हमने पे दिए हैं। इन द रिपोर्ट द लेबर आवर्स नीडेड फॉर ईच चीज़ टाइप प्रोडक्शन वाज कंसीडर्ड सेम। अच्छा, ये जो लेबर आवर्स हैं ये हमने सेम लिए हैं, मतलब चीज़ प्रोडक्शन के लिए, अगर वो फुल टाइम है या पार्ट टाइम है। मतलब फॉर एग्जाम्पल 8 बंदे जो हैं यहाँ पे पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, 8 जो है वो फुल टाइम काम कर रहे हैं, तो उनकी हमने सेम वर्किंग आवर्स रखी है, मतलब इसमें कोई डिफरेंसेस हमने नहीं रखे। अच्छा, ये वर्कर्स की जो सैलरीज हैं या चीज़री के जो इंटरनल एक्सपेंसेस हैं उनको हमने इग्नोर किया है। मिल्क प्रोडक्शन कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, कितनी हो रही है, वो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कैसी है, ट्रांसपोर्टेशन पे कितना खर्चा आ रहा है, या चीज़ का जो इन्वायरमेंट है जहाँ पे ये प्रोड्यूस हो रहा है, उस सबको हमने इग्नोर किया है क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं थी अपनी स्टडी के लिए। और ये एक्सप्लेन भी नहीं हुआ ना इंटरव्यूज़ में ना इसके फाइल में जो हमें डेटा प्रोवाइड किया गया है। तो जो बैलेंस शीट की जो कैलकुलेशन है वो भी हमने मेंशन नहीं की क्योंकि वो मैंने ज़्यादातर उसको एक्सक्लूड किया था बिकॉज ऑफ वर्ड काउंट, क्योंकि वर्ड काउंट फिर काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे। जो मेजरमेंट सारी दी गई है ना वो पाउंड स्टर्लिंग में दी गई है, ठीक है। तो ये हमने फिक्स रखी है सारी कैलकुलेशंस। इन कैलकुलेशन द ईयर वाज कंसीडर्ड 300 वर्किंग डेज ड्यू टू वीकेंड्स एंड हॉलीडेज। जो भी बिजनेस कैलकुलेशंस है ना, तो इसके लिए कोई थ्योरेटिकल मॉडल नहीं यूज़ हुआ, जिसे हमने एजम्पशंस निकाली है अपनी कैलकुलेशंस में, वो हमने फाइंडिंग्स में की हैं, तो वो फिर आगे डिस्कस करेंगे। मोस्ट ऑफ द डेटा वाज टेकन फ्रॉम द गिवन हेल्प एंड इंटरव्यू फाइल्स प्रोवाइडेड बाय यूनिवर्सिटी विदाउट रेफरेंसिंग टू सेव स्पेस।
जो इन्फॉर्मेशन ख़ुद से लेनी पड़ती थी उसकी भी रेफरेंस लेने की ज़रूरत नहीं थी। अच्छा, यहाँ पे ऑब्स्टिकल्स हमारे क्या थे रिसर्च में, हमें क्या प्रॉब्लम्स आए, हमारे चैलेंजेस क्या थे। व्हेन द केस स्टडी ऑफ लोगी चीज़ कंपनी वाज असाइन्ड द ऑथर हैड लिटिल नॉलेज अबाउट द डिफरेंट वैराइटीज ऑफ चीज़ प्रिपरेशन टेक्निक्स, वॉल्यूम ऑफ चीज़ कंपनीज, द कंजम्पशन ऑफ चीज़ इन एडिबल्स एंड इट्स मार्केट एनालिसिस। जब केस स्टडी हमें दी गई तो हमें काफ़ी लो इंफॉर्मेशन हमारे पास थी चीज़ के हवाले से, इसकी वैराइटीज़ क्या हैं, इसके प्रिपरेशन टेक्निक्स क्या हैं, और चीज़ कंपनीज़ की का वॉल्यूम कितना होता है, मतलब उसका साइज़ कितना होता है, कंजम्पशन इसकी कहाँ कहाँ पे होती है, और यूके में चीज़ मार्केट की क्या एनालिसिस है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें मालूम नहीं थी। ऑथर मतलब आपकी बात कर रहे हैं इसमें। वाइट पेपर स्टार्ट करने से पहले हमने इसकी काफ़ी सारी वीडियोस भी देखी, जर्नल्स भी, रिपोर्ट्स भी, जिसकी वजह से हमें इतना इन्फॉर्मेशन हो कि हम अपना वाइट पेपर लिख सकें। बिज़नेस ग्रोथ के लिए जो भी बिज़नेस स्ट्रेटजीज़ थी, काफ़ी सारी बिज़नेस स्ट्रेटजीज़ को एनालाइज किया गया, उनको आइडेंटिफाई किया गया, और ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल्स में जो स्टडी हमने की, तो उसके बिहाफ पे फिर हमने 4 बिज़नेस स्ट्रेटजीज़ हमने सेलेक्ट की अपने वाइट पेपर के लिए, जिसमें से हमने 2 फिर यहाँ पे सेलेक्ट की अपने रिपोर्ट के लिए। तो ये इसकी सिलेक्शन भी काफ़ी एक मुश्किल काम था, एक चैलेंजिंग काम था। However, it was extremely challenging to select the most appropriate business strategies. तो एक अच्छे बिजनेस स्ट्रेटजीज अपने बिजनेस के लिए सेलेक्ट करना ऑन द बेसिस ऑफ हमारी जो करंट बिजनेस स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पे ये काफ़ी एक चैलेंजिंग था। बैलेंस शीट के जो वेरिएबल्स थे उसको निकालना या उसकी एस्टिमेशन करना वो काफ़ी मुश्किल था, और फाइनली हम उसको कंक्लूड कर पाए। जो हमें सेकेंडरी डेटा प्रोवाइड किया गया था उससे डेटा हमें हासिल करना था, हमारा जो रेलिवेंट डेटा था उससे हासिल करना वो भी एक चैलेंजिंग काम था। ये नेक्स्ट सेक्शन है क्या, सेक्शन 4। तो इन्होंने कहा था कि अलग अलग सेक्शन का नाम आपने देने अलग चैप्टर के नाम को सेक्शन के नाम देने हैं। वाइट इसके मार्केट के हवाले से थोड़ा सा ऐसे डिस्कशन करते हैं कि किस कंपनी जो है उनके काफ़ी यूनिक एम्स होते हैं, उनके प्लान्स, ताकि वो एक कम्पिटिटिव मार्केट में वो ग्रो कर सके। अच्छा, कॉर्पोरेट गोल्स यहाँ पे इनके क्या है कि मैक्सिमाइज प्रॉफिटेबिलिटी एंड मिनिमाइजिंग लायबिलिटीज़। ये तो इसके कॉर्पोरेट मेन गोल्स होते हैं कि हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे बढ़ाएं, प्रॉफिट्स को कैसे इंक्रीज़ करें, और लाइबिलिटीज़ को कैसे कम से कम रखें। लाइबिलिटीज़ मतलब जो खर्चे होते हैं उनको हम लाइबिलिटीज़ भी कह सकते हैं। द कम्पिटिटिव मार्केट ऑब्जेक्टिव असिस्ट एंटरप्राइज टू डील विद एंड सर्वाइव इन द इंटेंस कंपटीशन इन चीज़ मार्केट। चीज़ कंपनीज जो है वो चीज़ मार्केट में उनको सर्वाइव करना वो काफ़ी एक मुश्किल और चैलेंजिंग काम होता है। तो इसके मेन ऑब्जेक्टिव में ये भी होता है कि ये अपने चीज़ मार्केट में जितना भी कम्पिटिटिव हो उसमें ये सर्वाइव करें और उसमें ग्रो करें। Our aim was to meet the corporate goals by implementing the sustainable business strategies effectively through evaluation of business operations and approaches. तो हमने ये इसके कॉर्पोरेट गोल्स को भी हमने मीट करना है, क्योंकि हम जो बिज़नेस स्ट्रेटजीज बना रहे हैं उसका काम यही है कि हम अपने बिज़नेस ऑपरेशंस को ठीक से रन कर पाएँ। अच्छा, फंडिंग्स में सबसे पहले हमने यहाँ पे लेबर की बात की है। लेबर हम इंटरव्यूज़ के से और हमें जो हेल्प फाइल है उससे हमें लेबर के बारे में जो कुछ इंफॉर्मेशन मिली है तो ये हमारी हम सबसे पहले फाइंडिंग्स में आएगी, क्योंकि जो भी कंपनी का अगर हम फॉर एग्जांपल बिज़नेस स्ट्रेटजी बनाते हैं तो उसके लेबर को हम लाजमी देखते हैं कि उसका लेबर किस तरह का है, वो काम मतलब उनका वर्किंग आवर्स क्या है, ड्यूरेशन उनकी क्या है, और उनकी पार्ट टाइम फुल टाइम क्या स्ट्रक्चर होता है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। मोस्ट चीज़ वेराइटीज़ डिमांड ऑलमोस्ट द सेम प्रोपोर्शन ऑफ लेबर ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। ज़्यादातर चीज़ वेराइटीज़ होती हैं उनके लिए तकरीबन एक जैसा काम चाहिए होता है, जितनी भी लोकल या ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग होती है चीज़ की, तो ये उसके लिए तकरीबन एक जैसे लेबर की ज़रूरत होती है, क्योंकि सबका काम तकरीबन एक जैसा होता है। द प्रोडक्शन ऑफ आर्टिजनल चीज़ एंड लॉगी चीज़ कंपनी इज़ लेबर इंटेंसिव वर्क ड्यू टू इट्स यूनिकनेस इन टेस्ट एंड टेक्सचर। इसमें जो प्रोडक्शन होती है मतलब कोई इंडस्ट्रियल लेवल कंपनी नहीं है, तो ज़्यादातर काम हाथों पे होता है और लेबर इंटेंसिव वर्क होता है। इन चीज़ हाई डिमांड पीरियड्स पार्ट टाइम वर्कर्स आर हायर्ड फ्रॉम सराउंडिंग एरियाज यूजुअली थ्रू सोशल मीडिया। डिमांडिंग पीरियड्स में फिर इनको चीज़ ज़्यादा रिक्वायर होता है, और नॉर्मली उन दिनों में भी जहाँ जब मिल्क की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है तो उस टाइम उन दिनों में भी डिमांड इसकी बढ़ जाती है। तो उसके लिए फिर पार्ट टाइम वर्कर्स जो नज़दीक एरिया से हैं वो हायर करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू मार्केट ओरिएंटेशन। तो इसमें ये होता है कि सोशल मीडिया की वजह से थोड़ा ख़र्चा भी बच जाता है एडवर्टाइजमेंट का। थ्रू मार्केट ओरिएंटेशन एंड स्मार्ट टेक्निक्स द कंपनी कैन आइडेंटिफाई कस्टमर्स बाइंग प्रेफरेंसेस टू इंक्रीज सेल एंड फिल स्टाफ एफिशिएंसी ड्यूरिंग हाई डिमांड पीरियड्स। तो मार्केट ओरिएंटेशन की वजह से, मार्केट ओरिएंटेशन मतलब हम उसको हमारा हाई डिमांड पीरियड होता है तो उस दौरान हम जो बाइंग कस्टमर्स होते हैं उनको फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं, और उनकी आइडेंटिफिकेशन से ये होता है कि उनकी सेल्स भी बढ़ जाती है
कंपनी की सेल बढ़ जाती है और स्टाफ की डेफिशिएंसी जो है वो कम हो जाती है इसकी हाई डिमांड पीरियड्स में। जब डिमांड ज़्यादा होता है तो जो भी कस्टमर्स के लिए रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो स्टाफ रिक्वायर होता है तो वो कंपनी पूरा करती है स्टाफ डेफिशिएंसी को। देयर वर 16 पार्ट टाइम एंड फुल टाइम वर्कर्स वर्किंग विद पीटर एंड एंड्रे इन 2022। तो 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पे 16 पार्ट टाइम और फुल टाइम वर्कर्स काम करते थे। एंड्रे इन हिज इंटरव्यू टोल्ड दैट ईच स्टाफ मेंबर इन एन एलसीसी इज वर्किंग ईच डे ऑफ द वीक फ्रॉम 6 to 6 PM। अच्छा, एंड्री ने ये इंटरव्यू में ये भी बताया है कि स्टाफ यहाँ पे 6 से 6 बजे तक काम करते हैं, सुबह 6 से शाम 6 बजे तक। एंड प्रिपेयर 1 पैक ऑफ चीज़ इन 11 मिनट्स। और चीज़ का एक पैकेट जो है वो 11 मिनट में तैयार करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि ये 11 मिनट कौन सी चीज़ के टाइप पे और जो है वो ये कंज्यूम करते हैं। मतलब 3 चीज़ टाइप्स हैं और तीनों की वैराइटीज़ डिफरेंट हैं, लेकिन यहाँ पे ये आइडेंटिफाई नहीं किया गया कि कौन सा चीज़ टाइप जो है वो 11 मिनट में ये बताते हैं। तो हमने भी जनरली है इसको एज्यूम किया है कि ये 11 मिनट में ये एक पैकेट बना रहा है। हाउएवर देयर इज़ 9 to 5 वर्क शिफ्ट्स एवरीवेयर इन यूके एंड 12 आवर शिफ्ट्स आर वेरी रेयर बट बेस्ड ऑन गिवन डेटा आई एम एज्यूमिंग 12 आवर शिफ्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पे 12 आवर शिफ्ट ही ले रहे हैं, जबकि यूके में 12 आवर शिफ्ट का कंसेप्ट नहीं है। On estimation, each worker can prepare more than 50 packs of cheese in each day। अच्छा, एस्टिमेटेड अगर हम करें तो एक वर्कर एक दिन में तकरीबन 50 पैक्स बना सकते हैं, क्योंकि 12 बार वो अपना काम कर रहा है। तो 12 बार को अगर 60 मिनट्स पे के साथ हम मल्टीप्लाई करें और फिर उसको डिवाइड करें 11 मिनट्स पे, तो ये टाइम तो मिनट्स में आ जाएगा। 12 × 60 ये मिनट्स में आ जाएगा। उस मिनट्स को हम 11 पे डिवाइड करें तो 65.45 आ जाएगा। तो तकरीबन 65.45 पैकेट्स ये बना रहा है। तो तकरीबन इसमें कुछ ना कुछ और तो उसका स्टे भी होगा और रेस्ट भी होगा, तो इसलिए इसको हमने 15 पैकेट्स से कम रखे हैं। 50 पैक्स हमने यहाँ पे एज्यूम किया है। ठीक है, ये हमारा एस्टिमेटेड प्रोडक्शन है जो एक दिन में एक वर्कर कर सकता है। द कंपनी इज़ प्रोड्यूसिंग अराउंड 130 पैक्स ऑफ चीज़ एवरी डे। ये लाइन इन्होंने ये रिपोर्ट में लिखी है कि ये कंपनी जो है एक दिन में 130 पैक्स बनाती है। अब एक बंदा जो है 50 पैक्स बना रहा है, जो कि अगर हम इन कैलकुलेशंस को देखें तो ये सरासर गलत है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि 16 फुल टाइम वर्कर, पार्ट टाइम और फुल टाइम वर्कर्स हैं। अगर फुल टाइम वर्कर्स की बात करें तो 8 होते हैं, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 50 400 पैक्स तो ये हो गए। तो अब पता नहीं इन्होंने इस तरह की कैलकुलेशंस निकाली हैं, हम भी इनको फॉलो करते हैं। ईच पैक ऑफ चीज़ कंटेंस 200 ग्राम्स एंड डेली अबाउट 9700 kg ऑफ चीज़ प्रोड्यूसिंग इन द कंपनी। तो एक पैकेट में 200 ग्राम्स चीज़ और डेली 9700 kg ऑफ चीज़ यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। अगर हम इन कैलकुलेशंस को देखें तो ये यहाँ इससे कुछ ज़्यादा ही बनेगा, क्योंकि 200 मल्टीप्लाई बाई 14 अगर हम करें तो ये हम ऐसे करेंगे कि 200 ग्राम्स और इसको अगर फॉर एग्जांपल ये ले लें 130 पैक्स, तो 130 पैक्स मल्टीप्लाई बाई 200 ग्राम्स 26,000 ग्राम्स एक दिन में बनाते हैं। ठीक है, तो इसको फिर ऐसा करते हैं कि इसको डिवाइड करते हैं हम 1000 पे, तो ये आ जाएगा 26 kg। और इसके बेस पे हम इसकी कैलकुलेशन करें तो ये भी देखो गलत आ रहा है। Since Peter and Andrew are dealing the other business matters like management, buying of milk, transportation of milk, looking into cheese demands and business accounts, etc., using differentiation, product strategy, properly utilizing the 14 workers in high demand seasons, the company can produce 600 to 700 cheese packs in one day। अच्छा, जब हम अपनी कैलकुलेशंस करें तो इन बेस पे तो हम देखते हैं कि हम इन से ये इन दो बंदों को हम हटा देते हैं, क्योंकि ये मैनेजमेंट भी करते हैं, मिल्क की बाइंग भी करते हैं, इसकी ट्रांसपोर्टेशन भी करते हैं, चीज़ डिमांड को भी देखते हैं, बिजनेस अकाउंट्स भी देखते हैं। तो हम अगर डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट स्ट्रेटजी हम यूज़ करें, ये स्ट्रेटजी हम अप्लाई करें, तो हम देखते हैं कि 14 वर्कर्स एक दिन में 600 to 700 पैक्स बनाते हैं। ठीक है, 14 वर्कर्स हैं तो एक बंदा 50 पैक्स बनाता है, तो 14 बंदे तकरीबन 700 तक पैकेट्स बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा, प्रोडक्ट सेल्स एंड एक्चुअल प्राइसिंग। अब इसकी सेल्स कैसे होगी, इसकी एक्चुअल प्राइसिंग क्या होगी, हम देखते हैं इसको। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स इन द चीज़ मार्केट। चीज़ मार्केट में 2 तरह की सेल्स होती हैं। द डायरेक्ट सेलिंग ऑफ द कंपनीज प्रोडक्ट टू द फार्मर्स मार्केट। एक होता है कि फार्मर मार्केट्स में डायरेक्ट सेल करें, रेस्टोरेंट में या लोकल होटल्स में, तो इसको हम डायरेक्ट सेल कहते हैं। और दूसरा तरीका क्या है कि सेलिंग इनडायरेक्टली टू थर्ड पार्टीज थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर्स टू द होलसेलर्स।
दूसरा तरीका ये है कि हम होल सेलर्स को सप्लाई करें अपना जो भी हमारा प्रोडक्ट है। द सेलेक्टेड कंपनी इन अ स्मॉल फर्म ऑपरेटिंग ओनली इन इट्स लोकल एरियाज, हेंस द कंपनी इज फेवरिंग टू सेल चीज़ डायरेक्टली टू रिटेलर्स एंड अदर कंज्यूमर्स। जो ये हमारी सेलेक्टेड कंपनी है, जो हमारी LCC कंपनी है, ये डायरेक्टली ऑपरेट करेगी कस्टमर्स के साथ, रिटेलर्स के साथ और लोकल मार्केट में, लोकल एरियाज़ में। इट कैन जनरेट मोर रेवेन्यू बाय स्लाइटली इंक्रीजिंग प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट्स एज द कंपनी हैज़ गेन्ड इनफ पॉपुलैरिटी अमंग कंज्यूमर्स इन एडिनबर्ग एंड ग्लासगो। अच्छा, ये कह रहे हैं कि एडिनबर्ग और ग्लासगो में इसने अपना मार्केट कैप्चर कर लिया है। ऑलमोस्ट ये इतना एक्सपेंड हो चुका है कि अभी अपनी मतलब कंज्यूमर इसके प्रोडक्ट, कंपनी के प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, उनको ख़रीदते हैं। तो इनको अपने प्राइसेस जो हैं थोड़े से बढ़ाने चाहिए ताकि अपनी रेवेन्यू बढ़ा सकें, क्योंकि यहाँ पे लोकल मार्केट में चीज़ जो है इनकी प्राइस से कुछ ज़्यादा ही उनकी प्राइसेस ज़्यादा हैं। तो हम फिर इसकी कंपैरिजन भी आके देखते हैं कि इनकी कंपैरिजन कैसे होती है। सेलिंग टू फार एरियाज इज़ एक्सपेंसिव ड्यू टू हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। दूर जगहों पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की वजह से चीज़ एक्सपेंसिव पड़ेगा। बट रीचिंग द चीज़ वेराइटी टू एंथुसियास्ट एंड एडेंट यूजर्स टू एक्सपेंड बिजनेस इज द मेन थीम ऑफ LCC कंपनी। लेकिन चीज़ को बढ़ाना, मतलब इनके जो लवर्स हैं, चीज़ लवर्स, उन तक पहुंचाना और इंड कंज्यूमर्स जो हैं उन तक पहुंचाना, ये बिज़नेस का मेन थीम भी है ताकि बिज़नेस को एक्सपेंड करें। तो या तो ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को किसी तरह वो ऐसे ट्रांसपोर्टेशन करेंगे कि उसको, जिस तरह डिफरेंट कंपनीज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक्स्ट्रा लेती है तो वो अलग चार्जेस लेते हैं, या तो इस तरह की स्ट्रेटजी कंपनी को बनानी होगी, या ये अपने चीज़ के प्राइसेस में ही ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्लूड करें तो भी ये अपने प्राइस को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। One better option to increase sales and get better product pricing is new market orientation by introducing company-owned new selling points at attractive localities of the town। अच्छा, यहाँ पे हम बिजनेस स्ट्रेटजीज़ को अपनाते हैं। यहाँ मार्केट ओरिएंटेशन है, मार्केट डिफरेंशिएशन, इन दोनों स्ट्रेटजीज़ को हम यहाँ पे अप्लाई भी करते हैं। यहाँ पे हमने ये डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी अप्लाई की, इसको देखते हुए यहाँ पे हम ये मार्केट ओरिएंटेशन को देख रहे हैं। तो एक तरीका जो हम अपना सेल बढ़ा सकते हैं और अपनी प्राइसिंग को भी बढ़ा सकते हैं, एक तरीका ये है कि हम डायरेक्ट न्यू सेलिंग पॉइंट्स बनाएं, छोटे छोटे शॉप्स बनाएं एट अट्रैक्टिव पॉइंट्स, ऐसी जगहों पे जहाँ पे कस्टमर्स का आना जाना ज़्यादा हो। तो कंपनी अगर अपने सेलिंग पॉइंट्स बनाएगी तो वहाँ पे वो हाई प्राइस में अपने प्रोडक्ट सेल कर सकती है, क्योंकि अगर वो होटल्स वगैरह को देगी अब तो वो इतना हाई डिमांडिंग नहीं होगा, मतलब सॉरी इतना हाई प्राइस उनसे वसूल नहीं कर सकते। लेकिन अगर अपने सेलिंग पॉइंट्स होंगे तो उसमें उनको ज़्यादा मुनाफा है। दिस विल आल्सो हेल्प इन एडवर्टाइजिंग इन प्रोडक्ट्स अवेयरनेस। इसकी वजह से एडवर्टाइजमेंट भी होती जाएगी प्रोडक्ट की और प्रोडक्ट अवेयरनेस भी होगी, मतलब लोगों में प्रोडक्ट की अवेयरनेस बढ़ेगी। द कंपनी शुड अप्लाई डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी बाय सेलिंग इट्स प्रोडक्ट इन इट्स लोवेस्ट प्राइसेस कंपेयर टू अदर ट्रेडिशनल चीज़ वेराइटीज इन स्कॉटलैंड। तो कंपनी एक तरीका ये अपना सकती है कि वो डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी अप्लाई करें, मतलब जो कंपटीटर्स सेल कर रहे हैं स्कॉटलैंड में तो उनसे कम प्राइस में ये अपने प्रोडक्ट सेल करें, उनको ऑफ़र करें लोगों को। तो ये भी एक यूनिकनेस होगी कि वो ज़्यादा सेल आउट होगी, इनके प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होंगे। द कंपनी विल हैव कम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर इट्स कंपटीटर इन द लोकल मार्केट बाय एडजस्टिंग प्राइस स्ट्रेटजी। तो जितनी इनकी प्राइसेस कम से कम होगी कम्पिटिटिवली तो उतना ही इनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। द प्राइसेस कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द डिमांड एंड अवेलेबिलिटी ऑफ चीज़ इन द मार्केट। प्राइसेस को डायनेमिक भी रख सकते हैं, मतलब इनको चेंजिंग का रख सकते हैं। जब डिमांड ज़्यादा हो ये अपनी प्राइस को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। चीज़ टाइप इनके हैं स्किन डू है, ऑल निक है और कॉबलर है, ये 3 तरह के इनके चीज़ टाइप्स हैं। तो इसकी मैचुरेशन लाइफ और सेचुरेशन शेल्फ लाइफ लिया हमने पीछे एक टेबल में। तो इसका कॉस्ट जो है वो 20 पाउंड्स पर केजी है और ये 30 पाउंड पर केजी है, ये 22 पाउंड्स पर केजी है। ठीक है, 1 केजी 20 पाउंड्स का पड़ता है। तो ये फिर हम आगे बाकी इसके साथ कंपेयर भी करेंगे कि बाकी कंपनीज क्या ऑफ़र कर रही हैं। बाकी कंपनी जो है वो पर केजी कितना ऑफ़र कर रही है और ये कितना ऑफ़र कर रही है, उसमें डिफरेंसेस कितनी है। द लोकेशन ऑफ एन आर्टिजनल चीज़ डिमांड्स एक्सेस टू ईच मार्केट वेन्यू। इसकी लोकेशन बताती है कि मतलब वो कितना एक्सेसिबल है मार्केट। जितना मार्केट के नज़दीक होगी ये कंपनी चीज़री उतना ही ये ज़्यादा एक्सेसिबल होगा, इसका चीज़ ज़्यादा डिमांडिंग होगा या ये ज़्यादा चीज़ को इजीली मार्केट में सेल आउट कर सकते हैं। द एवरेज माइल्स टू फार्मर मार्केट्स एंड रिटेलर्स नीड टू बी एडजस्टेड टू सेव टाइम एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट्स।
तो फार्मर मार्केट और रिटेलर्स के साथ अगर हम इनका डिस्टेंस एवरेज में रखें या इनका हमारा टाइम भी बचे और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी बचे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बचे, तो ये ज़्यादा अच्छा है। जहाँ से हम मिल्क पिकअप करते हैं, जहाँ से मिल्क लेते हैं फार्म से, और जिन फार्मर्स में या जिन रिटेलर्स को ये सेल करते हैं, जिस मार्केट में ये सेल करते हैं उन प्रोडक्ट को, तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है लोकेशन पे। तो लोकेशन काफ़ी मैटर करता है किसी भी बिज़नेस के लिए। द मिल्क नीडेड इन प्रोड्यूसिंग चीज़ इज़ कमिंग फ्रॉम ग्राहम डेयरीज अबाउट 1.2 माइल्स अवे फ्रॉम द चिल्ड्रन एंड इंट्रोड्यूसेस इनफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो ये काफ़ी नज़दीक है, जिस डेयरी फार्म से ये मिल्क पिकअप करते हैं, तो वहाँ नज़दीक होने की वजह से इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी काफ़ी कम हो जाती है। सम फर्म्स अप्लाई प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी बाय सेलिंग देयर प्रोडक्ट ऑनलाइन और इनसाइड सेलिंग पॉइंट्स। कुछ फर्म्स अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करते हैं, ऑनलाइन सेल करते हैं, या डिफरेंट सेलिंग पॉइंट्स की वजह से प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी इन्होंने बात की है कि डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी की वजह से डिफरेंट सेलिंग पॉइंट्स में अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। दीज स्टोर सेल चीज़ फॉर फेयर रिटेल वैल्यू विद नो और लेस एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। तो यहाँ पे भी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कम से कम रहती है। As a result, they are often getting greater financial returns than trading in farmer markets, which are time consuming and charge membership. तो फार्मर मार्केट्स में टाइम कंजम्पशन भी होती है और मेंबरशिप चार्जेस भी होते हैं। तो ये फाइनेंशियली उनको एक्सेसिबल रहता है कि उनको काफ़ी इजी रहता है कि ये डिफरेंट सेलिंग पॉइंट्स में या ऑनलाइन स्टोर्स में इसको सेल आउट करें। The importance of location necessitates that given a specific location as annual output rises, the excess goods can be sold at cheaper rates through wholesalers and eventually local distributors. तो लोकेशन काफ़ी मैटर करता है जब हम स्पेसिफिक लोकेशन को एक्सेस करते हैं। द फ्रेश आर्टिजनल चीज़ इज़ प्रोड्यूसिंग हैविंग शॉर्टर शेल्फ लाइफ। तो यहाँ पे स्पेस की बात करते हैं, तो जो ये जो प्रोडक्ट है चीज़, इसकी शॉर्टर शेल्फ लाइफ है। शॉर्टर शेल्फ लाइफ का फ़ायदा ये होता है कि इसके लिए रिक्वायरमेंट कम होती है, मतलब इतनी जगह की रिक्वायरमेंट नहीं होती। फॉर एग्जांपल जितनी डिमांड आएगी, अगर फॉर एग्जांपल आज दिन में 100 पैक्स के का डिमांड है, तो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा 130-140 पैक्स बनाएगी। बाकी जो पैक्स हैं वो 1-2 दिन तक रख सकते हैं, तो 100 को तो सेल आउट कर लेंगे। लेकिन ये जो 30 पैक्स हैं शायद 2-3 दिन तक ये यहाँ पे रहें। लेकिन अगर इनके पास स्पेस कम है तो ये ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा चीज़ स्टोर नहीं कर सकते। अगर ये मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और वो सेल आउट नहीं हो रहे, तो ये फिर यहाँ पे इनको भी प्रॉब्लम होगी, तो ये कुछ दिन फिर काम रोकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेस का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। It's important since it consumes less space and rapid preparation of batches yield quick turnover in case of sales and revenue. तो एक तो यहाँ इसकी वजह से शॉर्टर शेल्फ लाइफ का ये फ़ायदा होता है कि इससे स्पेस बच जाती है, इतनी स्पेस नहीं, इतनी स्टोरेज जगह नहीं रिक्वायर होती। और दूसरी है कि छोटे छोटे बैच प्रोडक्शन होती है इसकी, जल्दी जल्दी सेल आउट होके ये सेल भी हो जाता है और ये रेवेन्यू भी जनरेट करता है। द लॉन्गर शेल्फ लाइफ मीन्स मोर टाइम विल बी नीडेड टू स्टोर एक्सेसिव चीज़ क्वांटिटी इन वेयर हाउसेज, बट मोर स्पेस एंड एक्सेसिव कॉस्ट विल बी नीडेड। अगर शेल्फ लाइफ ज़्यादा है तो लाजमी बात है कि कंपनी फिर ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ बनाएगी, और उसके लिए जगह भी ज़्यादा चाहिए होगी स्टोर करने के लिए, और उसकी वजह से फिर कॉस्ट भी बढ़ेगी क्योंकि उसके लिए वेयर हाउसेज रिक्वायर होंगे। शॉर्ट मैचुरेशन मीन्स फ्रेश चीज़ टू बी अवेलेबल टू कंज्यूमर्स। जितना इसका शेल्फ लाइफ या मैचुरेशन कम होगी तो उतना ज़्यादा फ्रेश चीज़ कंज्यूमर को अवेलेबल होगा, प्रोवाइड किया जाएगा। इन दिस वे मोर एंड मोर कंज्यूमर्स कैन बी अट्रैक्टेड फॉर फ्रेश टेस्ट एंड बेटर टेक्सचर इन द सैचुरेटेड एंड कम्पिटिटिव चीज़ मार्केट। इस तरह ज़्यादा बेहतर चीज़ जो है वो कंज्यूमर को प्रोवाइड किया जाएगा।